अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की उत्तर प्रदेश में आई महातबाही की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और खराब इस कदर कि अब तक 20 दिनों के बाद भी उत्तर प्रदेश अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन स्थिर यानी स्टेबल नहीं कर पाया है। शायद हम इकलौता ऐसा प्रदेश होंगे दिल्ली के बाद जहां पर ऑक्सीजन की समस्या लगातार बढ़ती, गंभीर और खतरनाक जानलेवा स्तर तक पहुंच चुकी है। ये हालात एक दिन में खराब नहीं हुए हैं, ये हालात झूठ बोलने से लगातार खराब होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज है, कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, लेकिन शमशान घाट पर जलती धधकती चिताएं, कब्रिस्तान में दफन होते लोग, अस्पतालों में जूझ रहे लोग, आईसीयू में एक एक सांस के लिए तड़प रहे हमारे प्यारे प्रदेश के नागरिकों की हालत देखकर इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि यह असत्य और मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं। अगर होती तो हमारे प्रदेश के नागरिकों की यह हालत नहीं होती कि वो कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े भले ही कुछ कहानी कह रहे हो बहनों भाइयों, मैं लगातार आपसे कहता आ रहा हूं कि कोविड का, कोरोना का प्रकोप और इसका तांडव देखना है तो अस्पतालों में मत जाइए, शमशान घाट जाइए, कब्रिस्तान जाइए। आपको पता चलेगा कि इस वायरस ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल डाला है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं। मैंने पिछले सप्ताह भी यह बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। हमारे प्रदेश में लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की किल्लत से ज्यादा मर रहे हैं। हमारे प्रदेश में लोग कोरोना से कम अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। हमारे प्रदेश में कोरोना से कम दवाएं और इंजेक्शन न मिलने से ज्यादा लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक एक सांस का संघर्ष है। आती हुई हर एक सांस ये उम्मीद जगाती है शायद उनका जीवन बच जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। आंकड़ों को दुरुस्त कर लेने मात्र से आप इस गंभीर, बेहद विकट और बहुत ही भयानक संकट से बच नहीं सकते हैं। हमें इसके लिए कुछ ठोस और बड़े उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है, जो मैं पिछले 14 महीने से लगातार आपके समक्ष रख रहा हूं। सरकारों ने उन सलाहों को, दुनिया के दूसरे देशों द्वारा उठाए गए उपायों को लगातार नजरअंदाज किया, आंख मूंद कर बैठे रहे, कंबल ओढ़कर सोते रहे। नतीजा आज उत्तर प्रदेश में मौत तांडव बनकर नाच रही है। गांव गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। हर गांव से एक दो अर्थीयां उठ रही हैं। कुशीनगर जैसे छोटे से रूरल एरिया में आज 600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज आए, वो भी तब जब हम एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। आरटीपीसीआर बेहद कम होती है, सीमित मात्रा में होती हैं जांचें। जांचों को सीमित करके, आंकड़ों को दुरुस्त करके आप अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी सभ्य समाज का क्या हो सकता है कि हम अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी सम्मान से नहीं कर पा रहे हैं। कतारों में लाश जलाई जा रही है। लखनऊ, कानपुर के भीतर, गोरखपुर में जाकर देखिए, आप वाराणसी में देखिए, मेरठ देख लीजिए, गाजियाबाद देखिए, नोएडा देख लीजिए, हापुड़ की तस्वीर देख लीजिए, दिल दहलता है। लेकिन सिस्टम और सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार यही दोहरा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, जीवन रक्षक दवाएं मौजूद हैं, हम लगातार टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो मर रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो कतारों में जिनकी लाशें फूकी जा रही हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये चाइनीज हैं? या अफगानिस्तान के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के? कहां के लोग हैं? हर कोई जानता है कि हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे राज्य के निवासी हैं, जो इलाज न मिल पाने के अभाव में इस प्रदेश में
तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मेरठ के भीतर कल रात में 21 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। गाजियाबाद में पब्लिकली अस्पताल अनाउंस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को ले जाओ। यह मन को द्रवित करता है। मैं फिर कह रहा हूं, लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, इनकी अव्यवस्थाओं से, इनकी बदइंतजामियों से ज्यादा मर रहे हैं। अगर कोरोना की दूसरी लहर इतनी व्यापक और भीषण थी कि पूरा यूरोप लॉकडाउन में दोबारा चला गया था, हमने नहीं सीखा कि अमेरिका में क्यों दोबारा से कोविड की लहर आई और क्या तबाही लेकर आई। अगर हमने सीखा होता तो आज हम इस तरह से घुटनों पर पड़े नहीं होते कि हमारी पूरी व्यवस्था ढह गई हो। जब यह कहा जाता है कि लखनऊ के भीतर हजारों बेड हैं, तो आसपास के जिलों के लोग इस झूठी दिलासा जो अखबारों में, चैनलों में देखकर भागे चले आते हैं और यहां उनको बेड नहीं मिलती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में 38 साल सेवा करने वाले एक सरकारी अधिकारी को उत्तर प्रदेश में बेड नहीं मिली, उनको रेवाड़ी में जाना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हो गई, दूसरे प्रांत में इलाज के लिए गए। अयोध्या के रहने वाले कुछ लोग ऑक्सीजन और बेड की तलाश में पश्चिम बंगाल चले गए। क्या यह किसी प्रदेश के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक नहीं हो सकता कि हम अपने ही लोगों को अपनी आंख के सामने मरते हुए देख रहे हैं? हम उनके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके हम अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपने कहा कि आपने ऑक्सीजन ट्रैकर प्रणाली डेवलप की है, ऐप्स बनाए हैं, इंटरनेट वेबसाइट्स बनाई हैं। किस काम की हैं वो वेबसाइट और ट्रैक जो अखबारों में और मीडिया में सजा के बताया गया था? आखिर वो प्रणाली काम क्यों नहीं आ रही है? मेरी आत्मा रो रही है। दुखी मन के साथ मैं ये बताना चाहता हूं, गोरखपुर के भीतर एक अस्पताल संचालक और डॉक्टर लगातार प्रशासन से गिड़गिड़ाते रहे, फोन करते रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर, सांसद से लेकर, विधायक से लेकर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर सब जिम्मेदार लोगों को सूचना दी कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, साहब भेज दो वरना लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं आई गोरखपुर के भीतर। 4 लोगों की मृत्यु हो गई गोरखपुर में ऑक्सीजन न होने के अभाव में। क्या यह प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं है? कितने दिन बीत जाने के बाद भी हम अपने प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। केजीएमयू जैसे बड़े संस्थान में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कुछ घंटों के बैकअप पे चीजें चल रही हैं, लेकिन प्रदेश में बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। बड़े लोगों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, ताकतवर लोगों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, वीआईपीज के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सोर्स, सिफारिश, पहुंच, ताकतवर, सत्ता के नजदीकी लोगों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ठीक कह रहे हैं वो। कमी किसके लिए है? हमारे आप जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, गांव के आदमी के लिए, समाज की अंतिम पायदान में बैठे हुए सर्वहारा के लिए मुसीबत है। अंत्योदय पर मौजूद व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। अमीर, ताकतवर, सत्ता के करीबी लोगों के लिए सब उपलब्ध है। बेड भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी है, आईसीयू बेड्स भी हैं। हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां इलाज में भेदभाव है। बड़े लोगों को बेड आसानी से उपलब्ध हो रही है, ऑफर की जा रही है, गरीब उसी अस्पताल में तड़प कर बाहर दम तोड़ रहा है, सांसें टूट रही हैं उसका परिवार तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उनकी जिंदगियां खराब हो गई हैं। जिनके घर पर कोविड की मौतें हुई हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं बहनों भाइयों। परिवार के परिवार तबाह बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गया है उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन खराब हो गया है। आगे के जीवन का संकट है उनके सामने, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लोग रो रहे हैं। और ये बात और दुखी करती है कि वो अपनों का अंतिम संस्कार और अपने दुखों को किसी से बांट भी नहीं सकते। क्या इससे बड़ी मुसीबत मानव समाज पर आ सकती है? मुझे लगता है नहीं आ सकती है। तो यही वो वक्त होता है कि सरकारें संवेदनशीलता दिखाएं, सहृदयता दिखाएं
अपने लोगों के साथ खड़ी हुई दिखें, ना कि उनका क्रूरता से मजाक उड़ाएं। यह वक्त होता है जब हमारे जख्मों पर हमारी संवेदनाएं टूटी हैं, हम दुखी हैं, पीड़ित हैं और लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, वो गम में हैं। उनका गम और दुख बांटने की ज़रूरत है या उनको चिढ़ाने और उनको मजाक करने की ज़रूरत है? जिनके परिवार के लोगों ने एक एक सांस के लिए दम तोड़ा है, क्या वो जीवन भर भूल सकते हैं कि वो बिना ऑक्सीजन के उनके परिजन मर गए? अगले दिन जब वो सुबह अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन चैनल में देखते हैं कि ऑक्सीजन भरपूर उपलब्ध है, क्या बीतती होगी उनके मन में? यही मैं कहता हूं, संवेदनशीलता शासकों की यही होनी चाहिए कि वो प्रजा का, अपने राज्य के नागरिकों का दुख बांटें। आपने कोई तैयारी नहीं की थी दूसरी लहर से निपटने की, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और अब आप उनका दुख भी नहीं बांटना चाहते हैं। शमशान घाट पे कतारों में लाश फूंक कर आने वाले लोग जब अगले दिन ये पढ़ते और देखते हैं कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो खुद भी स्तब्ध होते हैं कि वो गिने गए कि नहीं गिने गए। मैं पहले भी कहता था, पिछले महीने भी, कि ये आंकड़े हैं, आप कभी गिने जाएंगे कभी नहीं गिने जाएंगे। तो नहीं गिने जाएंगे की तादाद ज़्यादा हो रही है। सरकार की नज़र में आप एक महज आंकड़ा हैं और अब आंकड़े के लायक भी नहीं रह गए। ऐसे मौक़ों पर जब इंतजाम ध्वस्त हों तो सरकारों से हम संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार अपने राज्य के नागरिकों का दुख बांटे, उनके साथ सच बोले और बताए कि वो व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, न कि उनके साथ क्रूर मजाक हो इस प्रकार का कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, अस्पताल की कोई कमी नहीं है, जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ताकतवर लोगों के लिए कोई कमी नहीं। कमी किसके लिए? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब तबका, गांव ग्रामीण के लोग, उनके लिए बहुत कमी है। वो मर रहे हैं, उनको कौन पूछेगा? आगरा में लोगों की टूटती हुई सांसों को वीडियो मैंने देखा है, रोम रोम सिहर उठता है, आत्मा रोती है इस बात को देखकर कि हमारे अपने ही राज्य के लोग और हम हेल्पलेस हैं। हम उन्हें दवा नहीं दे पा रहे हैं, अस्पताल नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं और हम उसका ठोस प्रयास करते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। अपने राज्य के लोगों के दुख को बांटते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। यह वक्त सरकार और समाज को एक साथ खड़े होने का है, एक दूसरे के दुख को बांटने का वक्त है, एक दूसरे की मदद में खड़े होने का वक्त है, सारे संसाधन झोंक देने का वक्त है, क्योंकि इससे बुरा वक्त कोई हो नहीं सकता है हमारे समाज के लिए। आज की डेट में भी राज्य में भर्ती करना, किसी को बेड दिलाना दुनिया का सबसे दुरूह कार्य है। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो, वीआईपी नहीं है तो गरीब आदमी को क्या इलाज भी नसीब नहीं होगा? अगर वो बीमार हो गया है तो क्या उसे जीवित रहने का हक नहीं है? गांव में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। आपको जानकर बहुत दुख होगा और आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी जब मैं ये बताऊंगा कि अब तक 150 से अधिक हमारे टीचर, सरकारी अध्यापक पंचायत चुनाव की बलि चढ़ चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना से। अकेले प्रतापगढ़ में 12 टीचर मारे गए कोरोना की वजह से। क्या उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं हुई? उनके बच्चे अनाथ नहीं हुए? क्या आपके मन में उनके लिए आंसू नहीं आता है कि कर्तव्यों की बलि चढ़ गए वो? पंचायत चुनाव की आड़ में ये जो मौत का खेल खेला जा रहा है, इसने हमारे राज्य के हजारों नागरिकों का जीवन और उनके परिवार का जीवन बर्बाद कर डाला है। जिनके घरों में कोविड से मौतें हुई हैं, उनके हाल कभी पता करिए, उनके दुखों को बांटिए, एक समाज के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। सरकार भले ही कुछ न कर रही हो, आप करिए, आगे आइए। कोविड में मारे गए लोगों का दुख बांटिए, वो अकेले हैं, तकलीफ में हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है और सरकार उनके साथ क्रूर मजाक कर रही है। टेस्टिंग से लेकर शमशान घाट तक उनके साथ हर मौके पर धोखा हुआ है, उनसे गलत बयानी की गई है, जिसके कारण आज लोग मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं एक इंजेक्शन के लिए। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने परिजन के लिए एक इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पैरों पर गिरा हुआ था। हम क्या इस प्रकार के समाज को चाहते थे? क्या इस प्रकार का समाज हमें चाहिए?
हमने क्यों नहीं सीखा यूरोप से, हमने क्यों नहीं सीखा अमेरिका से, हमने क्यों नहीं सीखा चीन से? और 400 दिनों से टीम 11 की बैठक में हमने क्या तैयारियां की? क्या हमने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बात की कभी? क्या जीवन रक्षक दवाओं को ही हमने स्टॉक किया? नहीं किया। क्या हमने L2 L3 के अस्पताल बढ़ाए थे? नहीं बढ़ाए थे। आईसीयू केसेस इस बार दूसरी लहर में बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल लोगों का तेजी से ड्रॉप कर रहा है। क्या हमने आईसीयू बेड्स बनाई? हमने नहीं बनाई। बनाई होते तो आज ये हालात नहीं होते आपके, कि आप औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। इससे बड़ी त्रासदी भारत के समाज के लिए कोई हो नहीं सकती है। व्यवस्था की संवेदनशीलता इसी से दिखती है कि संवेदनहीन है वो, जो अपने राज्य के नागरिकों के साथ क्रूर मजाक करते हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, टेस्टिंग सीमित कर दी गई है, आंकड़े दुरुस्त किए जा रहे हैं, यह बताया जा रहा है प्रतिदिन की आंकड़े घट रहे हैं। आप अपने आसपास पता कर लीजिए बहनों भाइयों कि क्या हालात हैं। मेरे पास तो संसाधन नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बता सकता हूं, जो 14 महीने से बता रहा हूं। दुनिया के हर बड़े विशेषज्ञ को मैं अपने टीवी चैनल पर लाया और इस वायरस के बारे में सब बताया, आपने कुछ नहीं किया। आज फिर बता के जा रहा हूं, सिर्फ 2 चीज है जो आपको बचाएगी, एक डर, एक डबल मास्क। शमशान में जलती चिताओं से आप डरिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों के वीडियो देखकर आप डरिए, अस्पतालों में इलाज न पाने वाले लोगों के वीडियो देखकर आप डरिए। घर पर रहिए, जीवन है तो सब है। और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो डबल मास्क लगाइए, सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर N95 या N99 मास्क लगाइए। डबल मास्क के बिना घर से बिल्कुल मत निकलिए। यही वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गिरेंगे, आप बीमार होंगे, आप कोरोना पॉजिटिव होंगे, आपकी सांसें उखड़ेंगी, यकीन मानिए इलाज के लिए तरस जाएंगे आप। ऐसा हो गया है हमारा उत्तर प्रदेश। सुनिए कुछ बयान। ऑक्सीजन खत्म हो गया, बोला जा रहा है कि बोलो तो तुमको गोरखपुर रिफर कर दें, तो बोले वहाँ पे सर बेड खाली नहीं है, तो कह रहा है तो जितना हमारे पास हो सकता है उतना ही करेंगे, उसके आगे हम नहीं जानते कुछ। और फिर और उसके बाद से बोल रहे हैं कि तुम लेके चले जाओ बाहर। हम बोले सर कहीं बेड नहीं खाली है तो कहाँ लेके जाए, तो बोल रहे हैं कि कहीं भी लेके जाओ, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ सर, समस्या ऑक्सीजन है ही नहीं सर, किसी वार्ड में चल जाए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर। हर वार्ड में ऑक्सीजन का टंकी खाली हुआ है। हमारे मरीज का स्थिति ये है सर, 45 चल रहा है तो ऑक्सीजन लेवल। इन्फेक्शन है 75%, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया सिलेंडर बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहा है, फिर रुक जा रहा है। अब से ऑक्सीजन खत्म हो गया उस सिलेंडर में, ऑक्सीजन है नहीं हॉस्पिटल में। पिछले 4-5 घंटे से कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। जो लाइन आ रही थी ऑक्सीजन, वो भी टैंक जो आते थे वो भी अवेलेबल नहीं है। जो सिलेंडर होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। सारे मतलब अफरा तफरी मच गई, सारा स्टाफ भाग गया। मरीज को कितनी दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये ना अधिकारियों को पता है ना अफसरों को पता है। कुछ नहीं पता कि पब्लिक हमारी क्या परेशान है, क्या कहें। आज की डिबेट में मेरे साथ डॉक्टर मनोज यादव हैं भारतीय जनता पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर वैभव खन्ना डायरेक्टर हैं हेल्थ सिटी के हॉस्पिटल लखनऊ के, डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज यादव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालात इतने ख़राब हैं, आपकी सरकार ये कहती है कि बेड भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, दवाएँ भी उपलब्ध हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लोग जो अभी कंप्लेन कर रहे थे, क्या ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं? क्या वो लोग नहीं हैं जो जिनकी चिताएं शमशान में जलाई जा रही हैं? क्या वो लोग नहीं हैं जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका पूरा मैंने विश्लेषण सुना। देखिए ऐसा है कि ब्रजेश जी, जो ये महामारी आई है, ये एक आपदा है। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, केवल भारत के लिए नहीं है, अभी तो पूरे विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ी आपदा है। और इस आपदा की घड़ी में सरकारों को भी साथ रहना है और समाज को भी एकजुट होकर के इस महामारी से लड़ना है। लेकिन मैं सवाल ये उठाता हूं कि लाशों पर राजनीति करने वालों से मेरा सवाल है कि कम से कम लाशों पर राजनीति ना करें। सरकार की संवेदनशीलता इसी से दिखाई देती है कि योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी जिस तरह से लगातार वो एक्शन मोड में है, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, वो उनकी संवेदनशीलता ही दिखाई दे रही है। और जहां तक मैं सब घोषित ईमानदार पत्रकारों
और बुद्धिजीवियों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको रायपुर में जिस तरह से लाशों का ढेर लगा हुआ है, महाराष्ट्र की हालत बहुत खस्ता है, आपके दिल्ली के अंदर दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और वीआईपी और आम आदमी के अंदर विभेद किया जा रहा है, और उन पर सवाल ना उठा करके योगी आदित्यनाथ जी की एक भगवादारी है, उन पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 6 वर्षों में ऑक्सीजन की जहां तक सवाल है, पिछले 6 वर्षों में उन्होंने 32 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, जबकि दिल्ली आपके नजदीकी है, देश की राजधानी, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस तेजी के साथ, जिस एक्शन मोड में यूपी की ओके, उनका वीडियो हमसे कनेक्ट टूट गया, हम वापस आने की, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैभव महेश्वरी, दिल्ली की भी हालत बेहद ख़राब है और ख़राब क्या, बिल्कुल बदतर होती जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली की हालत इतनी ख़राब कैसे हुई, और दूसरा, उत्तर प्रदेश की भी हालात बेहद ख़राब हैं और यहाँ के लोगों को ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल मिल रहे हैं और ना बेड्स मिल रही हैं। ब्रिजेश जी, आपका विश्लेषण सुन रहा था और मतलब कई बार ये बहुत इमोशनल कर गया कि जिस तरह से आपने, होता क्या है कि जो स्थिति आपने अभी बोली है वो स्थिति हम दिन रात हम लोगों के, हम उससे गुजर रहे हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, फ़ोन आता है, फलाने नहीं रहे, फलाने का एडमिशन करा दो, इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, वो तड़प रहे हैं। रात को सोते हैं, किसी बुरी खबर के साथ सोते हैं। हालात बड़े ख़राब हैं और ये बात इनकी सही है मनोज यादव जी की कि पूरे वैश्विक महामारी है, लेकिन इंसान होने के नाते इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उसको डील कैसे कर रहे हैं। सरकार सर्वशक्तिमान होती है, सरकार ऐसे समय पर चाहे तो भगवान बनकर सामने आ सकती है या निष्क्रिय होकर वो राक्षस का अपना रूप भी दिखा सकती है। आज दिल्ली सरकार है, मैं जानता हूं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और आसपास के राज्यों के समेत, तो दिल्ली के भी खुद के भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हॉस्पिटल में केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई गवर्नमेंट उनको कैसे डील करती है। क्या हम अपने नागरिकों की स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए उसको लेकर हम सेंसिटिव हैं। आज कोरोना बीमारी है तो कोरोना बीमारी की एक सर्टेन, या कोई भी बीमारी आती है तो उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, तो क्या हमारा हेल्थ का जो ढांचा है वो इसको हैंडल करने में कैपेबल है कि नहीं है। हमको टेम्परेरी कितना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, परमानेंट कितना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्या ये प्लानिंग हम कर रहे हैं। सारा मैटर नियत का है कि हम इसको कैसे डील कर ले जाएं और अपने नागरिकों के कितने साथ खड़े हैं। जब विपत्ति होती है तो जो सरकारें होती हैं उनकी तरफ नागरिक ये देखता है कि हमें या तो समाधान दे दो या एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट रहो कि क्या है। आप जैसे कह रहे थे कि अचानक कह दिया जाता है कोई कमी नहीं है और आसपास के जिलों से लोग आ जाते हैं। यहां आप देखिए कि 12 बजे 1 बजे के आसपास डेली दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठते हैं और बताते हैं कि क्या स्थिति है, इतने आंकड़े आ रहे हैं, इतने बेड्स हैं, इतनी ऑक्सीजन, अगर कमी है तो कमी बताई, उपलब्धता है तो उपलब्धता बताई, पब्लिक कम से कम कंफ्यूज ना हो। हम लोगों की भी जो टीम लगी हुई है पूरे, मैं भी यही कहता हूं कि आप गलत जानकारी लोगों तक, होता क्या है, मैं बताता हूं, जवाब मैं कहता हूं गलत जानकारी ना दी जाए, वास्तविक स्थिति जनता को बताई जाए। वास्तविक स्थिति बताइए, क्योंकि बहुत छोटा टाइम होता है, जिसकी सांस उखड़ रही है उसके पास मिनट्स होते हैं कुछ, उसको वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपके एक झूठे बयान पर वो एक गाड़ी करे और जाके अस्पताल में जाए, वहां जाके वो खड़ा रहे और उसके बाद उसके परिजन दम तोड़ दें। घर में 2 कोरोना के मरीज और पड़े हुए हैं, जो अटेंडेंट लेके गया है वो भी पीड़ित है, बुखार में तप रहा है, एक आदमी ऑक्सीजन पर है, एक वेंटिलेटर पर है, एक, मतलब क्या ही त्राहिमाम है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमला हो गया है हमारे ऊपर और सरकारें जो है एक दूसरे पर दोषारोपण, अपनी जिम्मेदारी, धन्यवाद, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव खन्ना, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वैभव खन्ना हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कोरोना के मामले के बड़े एक्सपर्ट हैं और पिछले 14 महीने से हर महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा रहे हैं और इनके कई बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी रहे हैं जिनको सरकारों ने सुना, माना नहीं, ये अलग बात है, लेकिन ये बेचारे अपनी सलाह अपनी तरफ से हमेशा उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देते रहे। डॉक्टर खन्ना, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। हम आज 25-30 दिनों के बाद भी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि सर, कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन न होने, इलाज न होने, अस्पताल न मिलने और बेहतर इलाज न होने की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं सर। देखिए ब्रजेश जी, कुछ सच्चाई माननी पड़ेगी सरकार को भी, हमको भी। इस बार का कोरोना जो बीमारी आई है वो बहुत भयानक आई है। इस बार ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं जिनके की निमोनिया हो रहा है, जिनका सीटी स्कैन खराब है और जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अब समस्या तो हो गई है और हमें मानना पड़ेगा समस्या बहुत भयावह है। हमको ये मानना पड़ेगा ये समस्या में ऑक्सीजन कमी होनी ही होनी है, हम ही नहीं, अमेरिका जैसा कंट्री में भी होनी है,
क्योंकि ये बीमारी में ऑक्सीजन की डिमांड कई गुना बढ़ गई है, उतना हमारे पास बैकअप नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम इस कहाँ आ बार रही है, पहले हम उसको हफ्ते मान में ही नहीं लोगों रहे के फेफड़े खराब हो जा रहे हैं, वाइट हो जा रहे हैं, बड़ी तेजी से उनका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। पहली लहर में ऐसा नहीं था, इस बार आईसीयू केसेस ज्यादा आ रहे हैं डॉक्टर साहब। हम बिल्कुल हो रहा है, हम भी चौंक रहे हैं, परेशान हैं। और बात क्या है, अगर ऑक्सीजन कमी हो रही है, पहले माने कि हाँ देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, यही मैंने माननीय मंत्री से कहा कि मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, देन ओनली यू विल फाइंड सोल्यूशन। अगर ये कहेंगे कि पिक्चर में रोजी है, उससे काम नहीं बनेगा। अगर हम कह देंगे कि हम आपको FIR कर देंगे, उससे काम नहीं बनेगा। इस समय कम FIR हो, बेसिकली हमें सर्विस देनी है लोगों को, ये पहली चीज़ हो गई। आज की तारीख में 12 से 15 घंटे लग रहे हैं एक गाड़ी को हमें भरवाने में, सिलेंडर्स में। अब बताइए, जहाँ पे लेवल 3 के पेशेंट भर्ती हैं और ऑक्सीजन का बैकअप नहीं मिल रहा है, तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों को करने में। मेरी ये गुजारिश ये है कि पहले तो माने और फिर हम व्यवस्था करें कि हम उस ऑक्सीजन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब ये मानेंगे आप, क्योंकि अब लखनऊ के अंदर जो मरीज आ रहा है वो लेवल एडवांस लेवल 2 और लेवल 3 का है, ना वो बेसिक L2 का है, ना L1 का है। तो कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि मरीज हैं जो लेवल 2 एडवांस और L3 यानी आईसीयू कैटेगरी के हैं? जो पेशेंट लखनऊ में आ रहा है, अस्पताल में आ रहा है, वो मोर देन 70% मरीज इज ऑफ L2 एंड L3। ये मान के चलिए L1 सबके घर में है और बेसिक L2 हर इंटेलिजेंट आदमी के घर में है। गरीब आदमी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हर समझदार आदमी के घर में बेसिक L2 है। तो ये मान लीजिए अब हम लोग भी इलाज कर रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या है, जैसा डॉक्टर सुल्तान ने कहा था, रेमडेसिविर इज नॉट ए गेम चेंजर। तो हम लोग अपने इलाज कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं और उन्होंने अपने बेसिक इलाज में टचवुड ज़्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं। तो मेरी डॉक्टरों से भी अपील है, ओवरऑल अपील है कि आप बहुत ज़्यादा दवाई मत दें, स्टिक टू बेसिक्स। जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उसी को फॉलो करें, ऑक्सीजन को फॉलो करें। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि L3 प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारे पास उतने ज़्यादा बाईपैप्स नहीं हैं, उतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं, उतने CPAP नहीं है और उतनी ऑक्सीजन नहीं है। अब सरकार से गुजारिश एक ही है, सरकार का काम एक है कि किसी तरीके से मशीन को बना दें और जिस भी अस्पताल में L2 L3 बेड्स हैं उनको तुरंत ले लें। अगर उनके यहाँ हॉल हैं तो उस हॉल में सप्लाई लगाएं, मॉनिटर लगाएं और मेक इट L3। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट रूम के अंदर नोबडी कैन वॉच द पेशेंट, ओनली अ मॉनिटर्ड ICU कैन वॉच द पेशेंट। तो मेरी गुजारिश ये है, हमें कोशिश करनी है, माननीय खन्ना जी ने कोशिश बहुत करी भी है, उन्होंने डिफरेंट हॉल बनवाए हैं, KGMC में डेवलप किए हैं, मेरी से बात हो रही थी इस विषय में। तो यही चाहिए कि अब इस समय में क्या हो रहा है, ना पाइपलाइंस हैं और ना मॉनिटर अवेलेबल है मार्केट में अवेलेबल, और ना ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है। तो हमें आज भी किसी प्राइवेट कॉलेज में मुझे मालूम पड़ा है कि सडनली ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई और कुछ मौतें हो गई। नहीं, कई जगह KGMU में आप देख लें, वहाँ भी क्राइसिस हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप क्या सलाह देते हैं उन लोगों को जो 90 के आसपास जिनका SPO, जिनका ऑक्सीजन लेवल है, वो कैसे अपने को मैनेज करें, अस्पताल न जाना पड़े, इसके लिए क्या प्रयास वो लोग करें? क्योंकि अस्पतालों की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। देखिए, 90 के जो ऊपर वाले हैं वो अगर बेसिक चीज़ फॉलो करेंगे, जैसे प्रोन वेंटिलेशन है, अगर उनके पास कहीं से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जुगाड़ हो जाए, वो मिल जाए और बाईपैप मिल जाए, तो बहुत सारे हमारे जो पैरामेडिक्स हैं दे आर ट्रेंड, वो आपको घर में सर्विस दे रहे हैं और बेसिक मेडिकेशन दे रहे हैं और आप मेंटेन हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो भी आदमी ओबीज है या डायबिटिक है, प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। अगर आप फिट हैं और आप कोरोना हो भी गया तो 99.9% आप निकल आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब आपके पास बैकअप नहीं है, आप फिट नहीं हैं। तो हम लोग पब्लिक से ये मेरी गुजारिश है कि जब घर में रह रहा है वो मॉर्निंग में प्राणायाम, धूप, उल्टा लेट के अपना ऑक्सीजन लेता रहे, सोता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसके सहारे चलेगा तो वो काफ़ी कुछ इससे निकल आएगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की अस्पताल। लेकिन हाँ, अगर अस्पताल गए हैं तो जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के उससे आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं, जिले से आ रहे हैं, प्रॉब्लम है वो सब आ रहे हैं L2 L3 के लिए आ रहे हैं,
और लखनऊ के अंदर इस समय बड़े बड़े अस्पतालों में L3 बेड नहीं हैं, उनके वेंटिलेटर खत्म हो चुके हैं, उनके पास मॉनिटर्ड ICU नहीं बचे हैं। ये बड़ी समस्या है। सरकार के पास भी लिमिटेशंस हैं, जो कि समस्या बड़ी है। बट सरकार को ये मानना पड़ेगा कि समस्या बड़ी है और हमारे पास L3 बेड कम है, और कैसे बढ़ाएं और कैसे ऑक्सीजन लेके आएं, ये जरूरी है। डॉक्टर DK गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और कोविड मामलों के देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम लोग डॉक्टर वैभव खन्ना की बात सुन रहे थे इस वक्त, और मेरा अपना अनुभव भी, जिस प्रकार लोग मदद मांगते हैं और जो दिख रहा है इस समय रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीरियस केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो इस तरह के सीवियर केसेस कम आते थे, ICU केसेस कम थे, L1 L2 के ज़्यादा आते थे, L3 केसेस उतने ज़्यादा होते नहीं थे। पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि L2 एडवांस और L3 यानी ICU और वेंटिलेटर के केसेस ज़्यादा हैं। आपका आकलन क्या है कि ये सीवियरिटी का लेवल इतना बड़ा क्यों है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी कि जो पहले वाली लहर थी, पहला जो स्ट्रेन था वो इतना खतरनाक नहीं था। उसमें एसिम्प्टोमेटिक लोग ज़्यादा थे और माइल्ड लोग ज़्यादा थे। और अगर हम लोग 4 CT छाती का करते थे, चेस्ट का CT स्कैन करते थे, तो उसमें इतनी फाइंडिंग्स नहीं मिलती थी। बहुत सीरियस पेशेंट्स होते थे, उन्हीं में ज़्यादातर इम्यूनिटीज मिलती थी। अब क्या आ रहा है, अब जो जितने पेशेंट मैक्सिमम आ रहे हैं, एक तो सिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, साथ में मिडिल एज ग्रुप के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और जिसका भी आप CT स्कैन कर रहे हैं सबको निमोनाइटिस मिल रही है। सबका स्कोर 7, 8, 10, 12 ऐसा निकल के आ रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का। और कुछ लोग, काफ़ी हद तक लोग ऐसे हैं जिनका 12 से ज़्यादा स्कोर है, जिनको ऑक्सीजन या अदर सपोर्ट चाहिए। तो जो स्ट्रेन है, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो या इवन तो ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया, या जो हमने दिल्ली NCR में देखा सबसे ज़्यादा स्ट्रेन से इंग्लैंड वाला स्ट्रेन है, जिसने हाहाकार मचा रखा है। 24% लोगों में इंग्लैंड का स्ट्रेन मिल रहा है हम लोगों को। तो इस समय सही बात है कि सिम्टोमेटिक ज़्यादा है और जिन लोगों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन हमें ये चाहिए, L2 L3 तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन हर L2 जो है ना वो L1 पहले होता है, फिर वो L2 L3 में कन्वर्ट करते हैं। हमें कहीं ना कहीं जो डायग्नोसिस करने के बाद L1 का भी एग्रेसिव मैनेजमेंट या सुपरवाइज मैनेजमेंट होना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है कि सरकारों को तत्काल प्रभाव से स्थिति की गंभीरता के आधार पर क्या काम करना चाहिए? कौन सी सुविधाएं और चीज़ों को तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी प्लान बना के एग्जीक्यूट करना चाहिए? बिल्कुल, इस समय जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है वो ऑक्सीजन बेड की है। और दूसरा, अगर ऑक्सीजन टाइम पे जब नहीं मिलती है मरीज को, तब वो L2 एडवांस या L3 में कन्वर्ट होता है। फैक्ट यही है, जो मेन स्टेप थेरेपी है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। तो अगर हम लोग L1 फैसिलिटीज़ को साथ में ऑक्सीजन जोड़ दें, एडवांस L1 बोल दें उसको, और हर कम्युनिटी सेंटर में, हर हॉल में, हर बारात घर में, हर जो सेक्टर है, मोहल्ला है, या जो बड़ा शहर है, उसको कई डिवाइड कर दें पार्ट्स में, उनमें बड़े बड़े हॉल बना के ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर पैरामेडिकल जहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा सके। जी, तो उससे क्या होगा कि आपका L1 से L2 में कन्वर्जन कम होगा, और जो L2 L3 का लोड मिल रहा है, जो बहुत सारे वेंटिलेटर और ICU बेड्स चाहिए, वो कम हो जाएंगे। और ज़्यादातर पेशेंट को क्या चाहिए इस टाइम? एंटीबायोटिक्स चाहिए, IV फ्लूइड्स चाहिए, स्टेरॉइड्स चाहिए, वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, और साथ में ऑक्सीजन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। सबको रेमडेसिविर नहीं चाहिए, टोक्लिजुमाब नहीं चाहिए, या कोई फैबीफ्लू नहीं चाहिए। अगर ये नहीं भी मिल रही दवाइयाँ तब भी फर्क नहीं पड़ता, प्लाज्मा थेरेपी नहीं मिल रही तब भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इतने सारी स्टडी जो ट्रायल आ रहे हैं, अभी तक कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इनका बहुत बड़ा रोल है डेथ को या मृत्यु को प्रिवेंट करने में। अभी हमें बेसिक मैनेजमेंट चाहिए। मेन स्टेप थेरेपी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अगर वो हम बड़े बड़े हॉल्स को जो भी सोसाइटीज में है कन्वर्ट कर दें, बिकॉज अभी आप मानेंगे कि कोई भी नया अस्पताल बनाओगे तो महीनों ले लेगा। नए डॉक्टर्स नहीं हमारे पास, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है इसी को हम कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर दें। तो अगर हर अस्पताल के आसपास, अस्पताल ऑलरेडी फुल हैं, मतलब 100% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनके आसपास जो भी कम्युनिटी सेंटर्स हों, बड़े हॉल हों, उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए एडवांस L1 कैटेगरी में। और वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, RWH के लोग हैं, वो मिलके, और वहाँ का अस्पताल का जो पैरामेडिकल स्टाफ मिलके इनको मैनेज कर सकता है। और जो सोसाइटी में डॉक्टर्स रह रहे हैं वो सुबह शाम मिलकर उसका राउंड ले लें, एक राउंड भी ले लेंगे, या टेली कंसल्टेशन के थ्रू हॉस्पिटल से अटैच हो जाएंगे, तो भी काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर पेशेंट इनमें सीरियस होता है L1 में, इसको L2 चाहिए, एडवांस, उसको रेफर करना चाहिए। एक बात आप बताएं, आपने तो काफी स्टडी किया है कोरोना वायरस और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स को लेके, हमसे चूक कहाँ हुई? हमसे का मतलब भारत से चूक कहाँ हुई?
देखिए, जो आप कह रहे थे, आपने कई बार बड़ी अच्छी डिबेट्स करी, मैं हमेशा आपकी डिबेट का हिस्सा रहा हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप डॉक्टर ना होके, मेडिकल एक्सपर्ट ना होके, फिर ही आपने इतनी विजनरी बातें करते थे, इतनी दूरदर्शिता दिखाते थे। कहीं ना कहीं हमसे उस दूरदर्शिता में कमी रही है। जब यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में बड़ी बड़ी लहर चल रही थी, जब दूसरे देश यूरोप लहर से कराए हुए थे, जब वहाँ पे बड़े बड़े लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, तब शायद हमें ये भूल हो गई कि हम लोगों को लगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो सेकेंड वेव आएगी नहीं, और आएगी तो इतनी भयानक नहीं होगी। वो शायद हम लोगों से गलती हुई, ये हमसे भी हुई, सरकार से भी हुई, इवन आम जनता से भी हुई। इसलिए सरकार ने या आम जनता ने या राजनीतिक पार्टियों ने, धर्म गुरुओं ने, नेताओं ने, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। धज्जियाँ उड़ाते गए, रैलियाँ होती रहीं, धर्म गुरु अपने धरना प्रदर्शन करते रहे, किसान बैठे रहे, कुंभ होते रहे, तो ऐसे बड़े बड़े एपिसेंटर्स बनते रहे और क्लब करके इन्होंने विस्फोट कर दिया। और सारे राज्यों को पता क्या लग रहा था कि अरे महाराष्ट्र में हो रहा है तो यहाँ दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली में हो रहा है तो कहीं और नहीं होगा। क्या कारण है हर राज्य में पहुंचने वाला है। क्या कारण है कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य, इनके यहाँ ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है, ये बल्कि इनके यहाँ ज्यादा उत्पाद हो रहा है और पहुंच भी रहा है। क्या कारण है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई आज भी इतनी शॉर्ट्स है, इतनी कम पड़ रही है? हम इसे कैसे ठीक करें, और वो भी तत्काल? आपके पास कोई प्लान है, कोई आइडिया है, कोई सजेशन है? जी, एक तो मैंने यही बताया कि कम्युनिटी सेंटर्स पे L1 लेवल के लोग रखने चाहिए। उससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वैसे ही कम हो जाएगी। अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए तो आप कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, डेथ कम होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर हम इस पर दूसरा क्या है कि हमारे बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है बट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज आ रहा है। टैंकर्स नहीं है, हमारे पास मूव नहीं कर पा रहे, आपस में राज्य सरकारों में सहयोग अच्छा नहीं था, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, कोई किसी का टैंकर रोक ले रहा था, कोई किसी का प्रोडक्शन रोक ले रहा था। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज अब मुझे लगता है ठीक हो रहे हैं। वहाँ से रेल के जरिए, इवन बाई एयर अब तो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। जो अन्य देश है, फ्रांस है, वहाँ से हमारे पास टैंकर्स आ रहे हैं, नए नए ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं। बट ये तुरंत नहीं हो सकता। अब तो जो त्राहिमाम हो चुकी है वो हो चुका है। वो अगली थर्ड लहर बचाने के लिए या अगला हो सकता है 15 दिन बाद चीजें और। एक और सवाल है मेरा कि मैं पिछले 2 दिनों से 48 घंटे से ये ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि जो इनिशियल डेज में पूर्वी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में समस्या थी, अब वो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ कुछ ज़्यादा खूंखार हो रही है। आज मेरठ से, हापुड़ से, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, यहाँ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कर। मैं आपसे पहले भी कहता था, आपको याद होगा कई बार हम लोग बोलते थे कि अभी ये टायर 1 सिटीज में फैला है, जब ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जाएगा, जब हमारी 70% आबादी गांव में रहती है, जब वहाँ फैलेगा, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स बहुत कम, तब क्या होगा? तो सरकार को अभी फिर सोचना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि गाँव में से कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज गाँव तक पैर पसार रहा है। तो इसलिए हमें बिल्कुल दोबारा अपनी रिवाइज स्ट्रेटेजी करनी चाहिए कि अगर एक शहर पे फैला हुआ है तो बाकी जो आसपास के जिले उसको कंट्रोल करें, जब दूसरे शहर में पहुंच रहा है तो दूसरे लोग सपोर्ट करें। तो इस समय आपस में समन्वय की जरूरत है, आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में और प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। कहीं ना कहीं वो समन्वय अभी कम दिख रहा है। अगर इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं तो, बिकॉज ये अच्छी बात है, एक साथ पूरे प्रदेश को या पूरे देश को चपेट में नहीं ले रहा है, ये 1 बाय 1 करके आ रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं, हमारा 70% इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कन्फाइंड है टायर 1 सिटीज में, बड़े शहरों में, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास और बॉम्बे, कलकत्ता में। तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में बहुत कम लोग हैं या बहुत कम सुविधाएं हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी को एडवांस में चलना पड़ेगा, कोरोना से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, 4 कदम, कि जिस जिले में पहुंच रहा है, हल्के से केस निकल के आ रहे हैं तो आसपास के जिले उसको सपोर्ट करें, फिर अगले तो इस तरह से हमें लगता है। धन्यवाद डॉक्टर मनोज यादव। आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रही है, आप बेड्स अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं और बताया कम जा रहा है, जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल रही हैं, और ये समस्या सबसे बेहतरीन शहरों में से एक नोएडा, मेरठ से लेकर लखनऊ से लेकर कुशीनगर और वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर तक मौजूद है। क्या कारण है कि 20 दिन में आपकी पार्टी की सरकार चीज़ों को स्थिर नहीं कर पाई? देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, अपनी राय रखी। देखिए, भारत में ही ये समस्या नहीं थी और भारत से अच्छे विकसित, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इटली के क्या हाल हुए, यूके का क्या हाल हुआ और यूएसए का क्या हाल हुआ, वो सबने देखा है। लेकिन मैं अब आता हूं अपने विषय पर। विषय यह है कि देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 551
हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो प्लांट लगाने की बात की है, जिसमें 47 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। लगेंगे मैं नहीं जानना चाहता, मैं चाहता हूं कि लोग अभी भर्ती, उनको तत्काल ऑक्सीजन चाहिए। आप आग आज लगी है, कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, तब आग बुझाएंगे। जिसको ऑक्सीजन चाहिए मनोज जी, वो अभी चाहिए ना। जितनी तत्परता के साथ में आप तत्काल उपलब्ध कराइए ना। संभाला है उतना किसी ने नहीं संभाला है। दवाई भी और कड़ाई भी, जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ आप अब तक ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। रैम डिसीवर फ्री दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिट हो गए अरे किए होते तो ये हालत नहीं होती प्रदेश की। लाभान्वित किया जा रहा है। आपने कहा कि लखनऊ में 4000 आईसीयू बेड लाएंगे। आपने पिछले महीने बोला, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि 4000 आईसीयू बेड दिखा दीजिए। आपने कहा कि केजीएमयू में 4500 बेड दे रहे हैं। मैं कहता हूं दिखा दीजिए 700 बेड से ज़्यादा केजीएमयू में। फिर आपने कहा कि रेमडेसिविर फ्री मिलेगी, नहीं मिल रही है। फिर आपने कहा कि मरीज कहीं भर्ती हो जाए पैसा सरकार देगी, आपने वो वायदा से भी पीछे हट गए। आज भी सीएमओ का रेफरल लेटर उत्तर प्रदेश में कायम है। आप इतनी, और एक सवाल और है, एक सवाल और ले लो। आज भी आपको पता है दुनिया में इकलौता ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही है। ऐसा है ब्रजेश जी, आप देखिए कि क्या हालात है महाराष्ट्र के, क्या हालात है महाराष्ट्र के। भाई साहब, हमने आपको उत्तर प्रदेश के लिए चुना है, महाराष्ट्र के लिए नहीं चुना। आप उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जवाबदेह बनिए। यहाँ लोग मर रहे हैं, आप जवाब उत्तर प्रदेश की जगह महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी अरविंद केजरीवाल की तरह एडमैन नहीं है, ये एक्शन मैन है, ये एक्शन मोड में है। कोरोना होने के बावजूद भी एक्शन मोड में लगे हुए हैं। और ये आपसे मैं सवाल उत्तर प्रदेश के नागरिकों पे कर रहा हूँ, यहाँ मर रहे हैं लोग, आप महाराष्ट्र की तुलना कर रहे हैं। दिल्ली में बैठी हुई है, हाई कोर्ट के जजों के लिए 100 बेड वहां उपलब्ध करा रही है ताज में। वीआईपी और आम आदमी के बीच विभेद कर रही है, आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन कर रही है, संविधान के खिलाफ। अच्छा, मैं आपका बता दूं कि आप क्या कर रहे हो, इन लोग को पता नहीं होगा। लखनऊ का पीजीआई अस्पताल है डॉक्टर खन्ना, वहां सिर्फ वीआईपीज, आईएएस अफसर, मिनिस्टर और जिनके यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन जाएगा, एडमिशन केवल उनको है, गरीब लोगों को नहीं है वहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ इलाज में भेदभाव है, ऑक्सीजन में राशि भेदभाव नहीं हो रहा है। भेदभाव अगर कहीं हो रहा है तो दिल्ली में हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, उदाहरण के साथ कह रहा हूँ आपको। पीजीआई में भर्ती सरकार कंट्रोल करती है, सरकार तय करती है कि किसको पीजीआई में दाखिल कराना है। किसी भी तरह का ब्रजेशी विभेद नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक काम करो आप, एक सेकंड सुन तो लो। मैं महाराष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको वोट नहीं किया था, यूपी की सरकार के लिए वोट किया था, ताकि हम अच्छा स्वास्थ्य पाए, हमारे लोग बचें, इसके लिए वोट किया। अरविंद केजरीवाल जो किए हैं वो भुगतेंगे, उद्धव ठाकरे जो किए हैं वो भुगतेंगे। आप हमको क्यों पनिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ निर्दोष जनता के साथ आप ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि अत्याचार तो वो लोग कर रहे हैं जो सब घोषित ईमानदार पत्रकार बताते हैं। न्यूज 18 में आपने देखा होगा किस तरह की खबर छपी थी, किस तरह से फेक न्यूज चलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार आपकी, आपके द्वारा चुनी गई है, जनता ने चुना है सरकार को। तो क्या आप उनको मरने के लिए छोड़ दोगे? सरकार संवेदनशीलता के साथ में लगी आपसे हुई है। सवाल मैं यूपी पे कर रहा हूँ और आप दूसरी बार महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करते हैं। मैं यूपी पे ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी जल्दी से स्थिति को संभालने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और प्रदेशों की हालात, ये जो जलती हुई चिताएं हैं, ये कौन लोग हैं? हमारे योगी आदित्यनाथ, क्या ये सरकार को बदनाम करने के लिए लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, आप अभी ब्रजेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि यहाँ आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपके पास कौन सी जानकारी। अगर आरटीआई आपके पास, मैं आपसे कहता हूँ ना, आप आ जाओ, आप लखनऊ आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी पे बिठा के ले चलता हूँ। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आप संपादक है, आपको मैं अपनी गाड़ी में ले चलूंगा। आपके पास कोई तथ्य है तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए, निश्चित भेज दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है क्या हो रहा है कि हम लोग विकल्प ना दे करके, सरकार का सहयोग ना करके, सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस लाशों की राजनीति नहीं करनी। पर आप मुझे ये बताओ कि सरकार, अगर एक सेकंड सुनो तो सही, सवाल तो ले लो, सवाल तो ले लो। जब आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, सुन तो लो आप, पहले बात तो सुनोगे। जब आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो कल रात उत्तर प्रदेश के भीतर जो तमाम लोग मारे गए, अस्पताल से लेकर परिजन तक ये कह रहे हैं,
क्या उन्होंने जानबूझ के अपना नाक और मुंह बंद कर लिया ताकि उनकी मृत्यु हो जाए और वो आपकी सरकार को बदनाम करें? आप ये कहना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैंने कदापि नहीं कहा कि वहां उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम कर रही है, लेकिन किस तरह का प्रोपगंडे चलाए जा रहे हैं मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आप ऑक्सीजन दे दीजिए, कोई कुछ नहीं प्रोपेगेंडा फैलाएगा। लोग जान का संकट है मेरे भाई, इस वक्त जान का संकट है, लोगों को अपनी जान बचानी है। और हमारा काम है, हम जनता के लिए बैठे हुए हैं, जनता के द्वारा चुने गए और हमारा कर्तव्य यही है कि जनता की सेवा करना, और उसी मोड पर, एक्शन मोड पर हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिरदौस जी, मैं एक निवेदन करता हूं कि हमें सकारात्मक कोई ना कोई सहयोग भी करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए सरकार को। साहब मैं तो 14 महीने से, मनोज जी आप तो पहली दफे मेरी डिबेट में आए हो, सुन तो लो मेरी बात, फेक एजेंडा चला रही है, सुन लो पहली सरकार बात, तथ्यों को छुपा रही है, सुन लो। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है ये जनता, आप ये रट के आए, मेरी बात तो सुनोगे, सुनो पहले बात पूरी। मीडिया लोकतंत्र का पूरे भारत का ये इकलौता ऐसा चैनल होगा जहां हमने आपको अंबेडकर नगर से लेकर अमेरिका और लखनऊ से लेकर लंदन तक के एक्सपर्ट दिखाए हैं, आपको बताया, लेकिन 400 दिन तक आपकी टीम 11 बैठक के नाम पर नाटक करती रही। ये इकलौता ऐसा चैनल होगा जिसपे 100 से ज्यादा कोरोना पर डिबेट हुई है। हमने लखनऊ से लेकर लंदन और अंबेडकर नगर से लेकर अमेरिका तक के एक्सपर्ट्स आपके सामने रखे, ओपिनियंस दी, सुझाव दिए, तरीके बताए, और इस बात का गवाह उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ लोग हैं। आपने नहीं सुना, तब आपने नहीं सुना कि क्या तैयारियां होनी चाहिए, और आज जब लोग मारे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी तो लाशें हैं, रायपुर में भी तो लाशें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपको चुना है हमने, तो सवाल तो आपसे करेंगे ना, आपसे मैं सवाल करूंगा और आप मुझे जवाब महाराष्ट्र पे दोगे। ओके वैभव महेश्वरी, आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिन्हें चुना वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे फेल हो गए। ओके, अब जस्ट वेट प्लीज, प्लीज कॉपरेट प्लीज। ओके वैभव गो प्लीज, आप थोड़ा सहयोग करें, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दें, डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए, डिबेट को आगे बढ़ाने देंगे आप प्लीज। ओके वैभव गो अहेड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, मैं मानता हूं, सरकार और पार्टी के नाते भी मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि अगर हमारे पास 100 मरीज आते हैं और उनमें से एक की भी बदइंतजामी की वजह से मौत हो जाती है, सरकार का फेलियर है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो या मोदी जी की या योगी जी की। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है ना, वो जो इसकी जो आदमी मर गया वो उसको आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, उसको आप प्रधानमंत्री की तरह से आकर उपदेश नहीं दे सकते कि धैर्य रखिए, उसको आप मुख्यमंत्री की तरह से आकर ये नहीं, जरा आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आपके पास ऑक्सीजन बहुत है, मेरे पास ऑक्सीजन उतना नहीं है। आपकी सरकार के बहुत ज्यादा चलते हैं, उनके तो थोड़े ही चलते हैं। देखिए योगी जी कह रहे हैं ऑक्सीजन बहुत है, वैभव बोलेंगे, वो शायद हवा में जो ऑक्सीजन है उसकी बात कर रहे हैं, वैभव बोलेंगे, सिलेंडर ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि साहब धैर्य रखिए, आप धैर्य रखे हुए, कैसे वो आदमी धैर्य रखे जिसकी सांस खत्म हो रही है। योगी जी ने कहा पैनिक मत फैलाइए, कैसे वो आदमी पैनिक ना शांत हो जाइए, जरा डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए, पैनिक कैसे ना फैलाएं, और पैनिक ना फैलाइए इसका मतलब क्या। और मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इसको इशू क्यों बनाए कि लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। आप कौन सा इज्जत, लोक लाज और बदनामी और नाम की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप अपने काम में लगे रहिए। आपके अस्पतालों में अगर लोग भर्ती होने लगेंगे और उनको ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो आपको नाम और बदनामी की चिंता किस बात की है। आप इतना क्यों खिसियाए हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के मरते नागरिकों से धमकी की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं। एफआईआर करा दूंगा, अगर तुमने ऑक्सीजन की बात फैलाई तो एफआईआर करा दूंगा। रेमडेसिविर बहुत सारे मौजूद है, फलाने ऑक्सीजन बहुत सारी मौजूद है। अरे मौजूद होगी तो आपको अफवाह फैलाएगा क्यों, और मौजूद होगी और फेसबुक पे मैं 2 लाइन लिख भी दूंगा तो आपकी सर्वशक्तिमान पार्टी को या सरकार को क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई वो क्या सरकार आपकी गिर जाएगी फेसबुक पर 2 लाइन लिखने से। आप इतना चिढ़ क्यों रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं। आपको उस हर मरते हुए इंसान के प्रति संवेदना होनी चाहिए। अब आप देखिए मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई, योगी जी ने यहां से बताया, अपना इनपुट बताया कि मैंने साहब फलाने को ठीक कर दिया, टाइट कर दिया। ये दरोगा वाली भाषा इस समय पर जब लोग मर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री क्या कह रहा था, अरे जरा चुप हो जाइए। हमारा मुख्यमंत्री क्या कह रहा था, सर आप वैक्सीन जो है सेंटर को 150 रुपए में और राज्यों को 400 रुपए क्यों दे रहे हैं, आप इसको ठीक कर दीजिए। पूरे देश को पता चला कि वैक्सीन में भी आप लोग गड़बड़ी कर रहे हो। आप वही वैक्सीन उसी कारखाने से निकल के 400 रुपए में राज्यों को पूरे देश में पहली बार पता। शुक्रिया, आप दोनों शांत हो जाएं। अब एक्सपर्ट्स की बारी है। डॉक्टर वैभव खन्ना, जो L2 एडवांस और L3 के केसेज हैं जिनको हम ICU या फिर वेंटिलेटर कह रहे हैं, हमारे पास फिलहाल तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें अपने नागरिकों की जान बचानी है।
आप एक्सपर्ट हैं, आप काबिल डॉक्टर हैं, आप रास्ता बताइए कि लोगों की जान कैसे बचे। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था ब्रजेश जी कि जिस मोहल्ले में जहाँ आईसीयू युक्त अस्पताल हों उनको तत्काल ले लीजिए। उसमें एक मिनट की देरी मत कीजिए। चाहे हम ओनर मना करें तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए। हमें इलाज करना पड़ेगा अगर मेरे पास कितने शानदार लोग हैं। देखिए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। आप ये खुद कह रहे हैं कि हमारा अस्पताल अधिग्रहित कर लो और हम ना माने तो हम पर एफआईआर। क्या आपकी सेवा है? मैं तो आपको नतमस्तक हूं आपके सामने। आप जैसे काबिल लोग चाहिए इस प्रदेश को। देखिए विजय जी, मजबूरी है। लोग टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं है जी। डॉक्टर यादव बोले से डॉक्टर सलाह है जी, डॉक्टर यादव से मेरी सलाह है कि देखिए, ये सच्चाई है कि ऑक्सीजन की कमी है। मान लीजिए आज से 2 महीने पहले कोई फेसबुक पे ऑक्सीजन कमी नहीं थी, तो आज आइए ना, तो है। हमको खुद, जबकि सब जानकार लोग हैं, 12 से 15 घंटे लग रहे हैं ऑक्सीजन मिलने में, तो कमी तो है, मान लीजिए। तो हमें अब करना क्या है, पहले अस्पताल लीजिए। अगर अस्पताल भी के बाद भी कमी पड़ जाए तो डॉक्टर साहब ने, गुप्ता जी ने कहा, अगल बगल में जो हॉल हों, जहां एसी हो, विंडोज हो, वहां पे आप L3 बना दीजिए। होगा प्राइमरी L3 होगा, लेकिन L3 बन सकता है, जहां मॉनिटर होंगे, ऑक्सीजन होगी और मरीज का इलाज हो सकेगा। ये आप कर दीजिए। अब बात आती है कि हम इसके बाद भी अगर फेलियर हो गया तो क्या करेंगे। देखिए, आपदा बड़ी है। हुआ क्या है, पिछली बार आपदा छोटी थी तो बहुत लंबा लॉकडाउन था। अब की आपदा बहुत बड़ी है और हम लॉकडाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है, शॉर्ट लॉकडाउन, 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, ताकि हम उस बीच में व्यवस्था कर लें और लोगों को, जो गांव में लोग कर रहे हैं माइग्रेट, वो कम हो जाए। शायद चेन थोड़ी कम हो जाए, टूट जाए, शायद, आई एम नॉट श्योर। आप रिकमेंड करते हैं कि 2 हफ्ते का इनिशियल लॉकडाउन संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। एज ए एक्सपर्ट आपकी ये ओपिनियन है? फिलहाल बहुत जरूरी है, फिलहाल। ओके, बिल्कुल, फिलहाल। डॉक्टर गुप्ता, आपकी क्या ओपिनियन है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हमें तत्काल क्या करना चाहिए? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, एक तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पार्शियल लॉकडाउन कर देना चाहिए। जहाँ केसेस नहीं भी बढ़ रहे हैं वहाँ भी कर देना चाहिए, बिकॉज अगर हम पार्शियल लॉकडाउन नहीं करेंगे तो वहाँ केसेस और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है, लखनऊ है, इन जहाँ पे सर्ज इतनी बढ़ गई कि बेड नहीं मिल पा रहे, इट मीन्स आपका हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमरा गया है। तो यहाँ पे फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए, सो दैट कि एटलीस्ट लोग जो है अपने घर में स्थिर हो जाएं और जो नए केसेस ना आए जिनके लिए हमें बेड अरेंज करने पड़े, बिकॉज ऑलरेडी जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड अरेंज नहीं हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो घर में बैठे हैं बहुत सारे L1, जो बेचारे घर में L1 से L2 कब कन्वर्ट होते हैं आपको पता ही लगता है। कब, जब तक आप देख रहे हो मैसेज आपके पास आते होंगे कि सैचुरेशन कितना होगा, 70% हो गया। कहाँ पे हैं? घर पे हैं, ऑक्सीजन लगा रखा है। तो हमें जो इतने एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इन L1 का कि L2 में L3 में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए मैं फिर बता रहा हूं, डॉक्टर खन्ना कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं, मैं उनको 10 सेकंड। यस डॉक्टर खन्ना प्लीज। बस मैं एक बार कहना चाहूंगा, आज बाप बेटा से अलग हो गया है। जो एक मिसकंसेप्ट है कि डेड बॉडी को छुओ नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, घबराओ नहीं। डेड बॉडी हो उसको बॉडी पैक में या पीपी किट में पैक कर दो और आराम से छुओ। कुछ नहीं होने जा रहा है, कोई कोरोना आपको नहीं फैलने जा रहा है कि आप अपने माँ बाप के विषय में घबरा रहे हो। हाँ, सरकार ने एक अच्छा काम किया है जी, बस। धन्यवाद सर। नगर निगम समय खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सरकार का अच्छा प्रयास। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, डर और डबल मास्क, ये बात आप भूलिएगा मत, यही आपको कोरोना वायरस से बचाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।